Hi everyone, I hope you all are fine and in good health as well as you're preparing well for your exams. So in the previous video, I covered the topic cash flow from operating activities, its basics. So in that video, I covered the topic, the meaning of cash flow statement, the meaning of cash flow from operating activities, the transactions that are covered under operating activities, both in the case of financial company as well as the non-financial company. So that was the basics or the introduction or the introductory part that was needed to understand this particular video. So in today's video, I am going to cover the most important topic in the case of operating activities, and that is its format. So normally students get really confused while making the format of operating activities because, to be honest, there are a number of adjustments, additions, accounts prepared while preparing cash flow from operating activities, जिसके कारण students really get very confused, and comparatively I guess operating activities में बच्चों को सबसे ज़्यादा problem आती है. So that is the reason why I have come up with a separate video for operating activities, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगी the format of operating activities, the steps involved, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना. Now moving towards the next part and the most important part, and that is कि how are we going to calculate cash flow from operating activities. तो इसके ये स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, 4 स्टेप्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर. तो नॉर्मली जब हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करना है ना, तो उसके 4 स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप कहता है कि हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स फाइंड आउट करना है. बट मेन चीज़ क्या है कि ये हमारा पार्ट होएगा वर्किंग नोट का, ये हमारे फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये वर्किंग नोट में कैलकुलेट होएगा. दूसरा है स्टेप प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का जो अमाउंट है उसको यूज़ करके, उसमें कुछ एडिशन रिडक्शंस करके, एडजस्टमेंट्स करके हमने फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ठीक है, अब यहाँ से जो अमाउंट आई, इस अमाउंट को यूज़ करके कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस करके हमने हमारी थर्ड स्टेप पे जाना है, वो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. अब ये स्टेप हो गया. इस स्टेप की अमाउंट को यूज करके, एडिशन रिडक्शंस करके हमने अपना एंड पे आना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, जो फाइनल आंसर होएगा. यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अगर तो वैल्यू पॉजिटिव में आई तो फ्रॉम, अगर नेगेटिव में आई तो यूज्ड. तो ये 4 स्टेप्स हैं जो हमने बारी बारी देखने हैं, करने हैं, और उसके बाद हम इजीली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक पार्ट हमारा इजीली हो जाएगा इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो ये मेरे पास ना फॉर्मेट है डिटेल में कैश फ्लो स्टेटमेंट का, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का. ठीक है, तो मैंने तुम्हें 4 स्टेप्स बताए थे जो हमें करने होंगे, तो वही 4 स्टेप्स मैं तुम्हें यहाँ पे एक ओवरव्यू में बताती हूँ, फिर हम हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो हमारा वर्किंग नोट में है. तो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. उसमें हमने कुछ एडिशंस करी, कुछ डिडक्शंस करी. उस डिडक्शंस के बाद हमारे पास जो अमाउंट आई वो है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की. ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस की जो अमाउंट है, इसमें मैंने अगेन कुछ एडिशंस करी, कुछ डिडक्शंस करी, तो मेरे पास हमारा तीसरा स्टेप आ गया. तीसरे स्टेप की अमाउंट आ गई, वो बन गई कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, अभी इसमें मैंने कुछ डिडक्शंस करी, कुछ एडिशंस करी, तो उससे मेरे पास आ गया अमाउंट नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ये ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होएगा. अब हम देखते हैं कि जो ये पहला स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ये हमने कैसे करना है. देखो, स्टेप नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. तो अभी हमने इस स्टेप में सबसे पहले करना क्या है,
हम सबसे पहले सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में जो तुम्हारा रिजर्व्स एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, उसमें तुम देखना कहीं लिखा होएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर लिखा होएगा सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा कुछ लिखा होएगा। और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की दो अमाउंट्स दी होंगी। ठीक है, लेट्स से करंट ईयर की है 1,50,000, प्रीवियस ईयर की है 50,000। तो तुमने इसमें क्या करना है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का करके इसमें तुमने करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखनी है। सपोज करो यहाँ पे है 1,50,000 और प्रीवियस ईयर में है 50,000, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आएगी, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने यही करना है। इसके बाद अब हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कैलकुलेट करना है। तो जो ये वाली अमाउंट होती है ना हमारी, ये हमारी बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होती है। मतलब कि टैक्स वगैरह डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट है ये वो वाली अमाउंट है। ठीक है, पर हमें कौन सी चाहिए, हमें चाहिए बिफोर वाली। तो इसमें हमें कुछ एडिशंस, कुछ डिडक्शंस करनी पड़ेंगी ताकि हम अपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली अमाउंट पे आ जाए। तो इसमें हम सबसे पहले कौन सी चीज ऐड करेंगे, वो होती है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा ऐड करना है हमने करना है प्रीवियस ईयर का। कैसे, अब देखो, जो ये प्रपोज्ड डिविडेंड है वो होता क्या है। प्रपोज्ड डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड होता है, ठीक है, जो डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं। मतलब कि एक डिसाइड नहीं करते, सोचते हैं कि हमने अपने शेयर होल्डर्स, प्रपोज करते हैं एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में ये प्रपोज करते हैं कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड देना है, लेट्स से 5% डिविडेंड देना है। ठीक है, बट ये सिर्फ अभी प्रपोज हुआ है, ये अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, तो होगा क्या कि तुम्हें ना बैलेंस शीट में कहीं दिया होगा प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड दिया होगा और साथ में तुम्हें करंट ईयर की वैल्यू और प्रीवियस ईयर की वैल्यू दी होगी। लेट्स से करंट ईयर की वैल्यू है 30,000 और प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 20,000। अभी तुम्हें डाउट होगा कि भाई हमें तो क्वेश्चन में दो डिविडेंड दिए हुए हैं, करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी, मैं कैसे याद रखूं कि मुझे प्रीवियस ईयर का देना है, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन सुनो, सिंपल सी बात है, हमारा करंट ईयर है लेट्स से 2021 2022 और प्रीवियस ईयर है हमारा 2020 2021। ठीक है, करंट ईयर में, ठीक है, डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज कर दिया 30,000 का। ठीक है, बट अभी ये सिर्फ प्रपोज हुआ है, ये अभी एक्सेप्ट या अप्रूव नहीं हुआ शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये साल तो निकल गया, इस साल में तो सिर्फ हमने सोचा है कि 30,000 दे देंगे। ठीक है, बट शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल नहीं आया। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जो ये 30,000 है इसकी पेमेंट जाके कब होगी, नेक्स्ट ईयर में, जो होगा 2022 2023। पर जो ये दूसरा केस है प्रीवियस ईयर का 2020 और 2021, इसमें डायरेक्टर पिछले साल मतलब 2020-21 में डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया कितना, 20,000। ठीक है, अब इसकी पेमेंट देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर होगी और इसके लिए नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 2021 2022। दैट मीन्स इस ईयर में हमने जो डिविडेंड है वो पे करेंगे। अभी हमने इसमें क्या अजम्पशन रखी है, हमने ये अजम्पशन रखी है कि जो ये 20,000 पिछले साल डायरेक्टर्स ने प्रपोज करा था वो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया और हमने पे भी कर दिया। इस कारण जो ये 20,000 है प्रीवियस ईयर का, हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बिकॉज करंट ईयर वाला प्रपोज्ड डिविडेंड तो हमारे अगले साल पे होगा, जिस अभी अगले साल पे होना है। हमारे पास से तो कुछ कैश वगैरह गया नहीं,
बट जो ये 20-21 वाला है ये 2021-22 में पे होएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला साल हमारे लिए, इस कारण हम प्रीवियस ईयर को कंसिडर कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन स्टैंड्स, हम इन सब चीज़ों को ऐड क्यों कर रहे हैं, हम प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे। प्लस इस करके कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। देखो तुम्हारे पास ए है, उसमें से तुम बी को माइनस करोगे, सी आ जाएगा। लेट्स से 10 है, 10 में से तुम 7 को माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। अब ये तो हो गया स्टेप ए से सी पे जाने का या फिर 10 से 3 पे जाने का। नाउ अगर सिचुएशन ऑपोजिट हो जाए, सपोज करो तुमने सी से ए जाना है या फिर 3 से 10 पे जाना है, तो तुम क्या करोगे, ऑपोजिट कर दोगे। जो ये चीज़ माइनस हुई है ये प्लस हो जाएगी। दैट मीन्स सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, या फिर 3 यहाँ पे माइनस था तो नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7, 3 + 7 इज इक्वल टू 10। यही चीज़ यहाँ पे है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास था, हमने ये सारे टैक्स या सारे डिविडेंड तब माइनस कर दिए थे, तब हमारे पास आ गया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। बट अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इन्होंने नीचे वाली चीज दी हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से अगर मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है तो जो ये चीजें मैं माइनस कर रही थी यहाँ पे मैं प्लस नहीं करूंगी, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अभी तुम्हें राशनल समझ आया मैं क्यों ऐड कर रही हूँ। दूसरी चीज ये वाला राशनल समझ आया कि मैं प्रपोज डिविडेंड सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्यों कंसिडर कर रही हूँ। तो प्रपोज डिविडेंड के केस में करंट ईयर वाले को इग्नोर कर दो और प्रीवियस ईयर वाले को ऐड कर दो इसमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में। दूसरी चीज हम ऐड करते हैं वो होती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। अभी इसका मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या सीन है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो नाम ही बता रहा है कि प्रोविजन मतलब कि ये एक ऐसी प्रोविजन है जो हमने रखी हुई है अपनी कंपनी में एस्टिमेटेड टैक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। प्रोविजन कब बनाते हैं, प्रोविजन हम तब बनाते हैं जब हमें खर्चा पता हो कि ये होना ही है, होना है। उसके लिए हम पहले ही एक साइड पे बना के रखते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेटेड टैक्स के लिए हम एक प्रोविजन बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो अब इसके केस में ना तुम्हें दो टाइप की सिचुएशंस आ सकती हैं, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। अब मैं दोनों के केस में तुम्हें समझाऊंगी कि कैसे यहां पे तुमने वो चीज ऐड करनी है। देखो सिचुएशन ए है जब सिर्फ बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तुम्हें करंट लायबिलिटीज में दिखेगा। तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर तुम्हें दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का 20,000 दे दिया और प्रीवियस ईयर का 10,000 दे दिया, ठीक है। अब दो एंट्रीज होती हैं जो तुम्हें देखनी पड़ेंगी जब हम कोई भी प्रोविजन बनाते हैं ना, मेड, तो उसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और जब भी हम टैक्स पे करते हैं तब हमारी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने प्रोविजन इस साल बनाई है, ठीक है, तो मैं इस साल थोड़ी पे करूंगी।
मैं टैक्स, तुम एक पूरा साल कमाते हो, ठीक है, तुम एक पूरे साल के जब अकाउंट्स वगैरह बना लेते हो तो उस साल का टैक्स तुम उसी साल थोड़ी भरते हो, तुम अगले साल भरते हो। क्यों? क्योंकि तब तक तुम्हें पिछले साल का सारा रिकॉर्ड मिल जाता है। तो करंट ईयर का जो टैक्स है वो तुम नेक्स्ट ईयर पे करते हो, और जो प्रीवियस ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ये तुमने पिछले साल बनाई थी, तो तुम इसके नेक्स्ट ईयर में पे करोगे। तो ये अगर है 2021 2022 और ये है 2020 2021, तो ये पे करोगे तुम 2022 2023 में, ये पे करोगे तुम 2021 2022 में। ठीक है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दो प्रोविजंस होती हैं, एक करंट ईयर की और एक प्रीवियस ईयर की। करंट ईयर वाली को हम बोलते हैं मेड और प्रीवियस ईयर वाली को बोलते हैं हम पेड। ठीक है, प्रोविजन बनाने का जो एंट्री है वो है स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और पे करने की एंट्री है प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। ठीक है, करंट ईयर का टैक्स हम पे करते हैं अगले साल, प्रीवियस ईयर का टैक्स हम पे करते हैं उससे अगले साल। मतलब अगर हमारा करंट ईयर है 2021 2022 तो टैक्स पे होएगा 2022 2023 में, और अगर प्रीवियस ईयर है हमारा 2020 2021 तो इसका टैक्स पे करेंगे हम 2021 2022 में। मतलब कि जो ये प्रीवियस ईयर है, चलो प्रीवियस ईयर वाला छोड़ो, अभी तुम देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड, ठीक है, जो करंट ईयर की वैल्यू है वो हम ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं और करंट ईयर की क्यों ऐड कर रहे हैं? द रीजन इज कि हमने करंट ईयर वाली तो सिर्फ अभी प्रोविजन बनाई है, ठीक है, हमने टैक्स पे तो नहीं कर दिया ना, हमने सिर्फ एक पैसा उठा के इसको साइड पे कर दिया कि ठीक है यार ये पैसा मेरा इनकम टैक्स में जा सकता है या फिर इतना जा सकता है, तो मैं साइड पे रख रही हूँ। क्या हमारी कंपनी से कोई कैश गया? नहीं गया ना। तो फिर हमने उसको पहले जब माइनस किया होगा वो विदाउट एनी रीजन ही माइनस कर दिया, बिकॉज अभी तक हमसे कैश गया ही नहीं। ये हमारी अगले साल की लाइबिलिटी, मतलब कि ये लाइबिलिटी हमारी बेसिकली अगले साल पूरी होगी, तो इस कारण मैं इसको एड बैक करती हूँ। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड, इसी रीजन कारण हम एड बैक करते हैं, बिकॉज इसमें कोई कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा, कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो जब कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा तो मैंने इसको पहले माइनस कर दिया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन में, तो उस टाइम पे मैंने ऐसे ही कर दिया, तो मैं अब अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आना चाहती हूँ, इस करके मैं इसको ऐड बैक कर दूंगी। ठीक है, और जो ये तुम्हारी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000 रुपीज प्रीवियस ईयर का है, ये कहाँ पे जाएगा तुम्हारा? ये जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, जो मैंने फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें फॉर्मेट करवाया था ना, ये एंड पार्ट है फॉर्मेट का, बिल्कुल एंड में जाके ये जो इनकम टैक्स पेड है ना, ये बेसिकली है प्रीवियस ईयर ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, तो ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का केस ए, जब सिर्फ बैलेंस शीट में कंटेंट्स दिए हो। दूसरा केस है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जब बैलेंस शीट में भी दिया हुआ हो और एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस शीट में करंट ईयर है 2021 2022 और प्रीवियस ईयर है 2022 2021। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये 20,000 है, ये 10,000 है, और नीचे तुम्हें एडजस्टमेंट में दे दिया कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 15,000 लेट्स से। ठीक है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया। अब तुम्हारे पास पिछले क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हारे पास दो वैल्यूज थी, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। उसमें हमने ये मान के चल दिया था कि इस साल की प्रोविजन हम अगले साल में पे करेंगे, पिछले साल की प्रोविजन हम इस साल में पे करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको ऐड और लेस कर दिया। करंट ईयर हमने ऐड कर दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में, और प्रीवियस ईयर हमने डिडक्ट कर दिया बिल्कुल नीचे जाके फॉर्मेट के। अभी इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इस केस में स्टूडेंट्स हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपल एक फॉर्मेट बना देना है, वो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का।
अब इस सिचुएशन में जो ये दो अमाउंट्स है ना, ये हमारे लिए कुछ नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस है, नथिंग एल्स, क्योंकि इन्होंने हमें नीचे एडजस्टमेंट में ही बता दिया कि प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 15,000। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000, मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना है, टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिख दी। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे एंट्री क्या करवाई थी कि जब हम प्रोविजन बनाते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो इस केस में स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, मतलब कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन विल बी क्रेडिटेड विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ प्रोविजन मेड। और यहाँ पे हमने प्रोविजन मेड करी है 15,000, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, दिस इज योर प्रोविजन मेड 15,000। ठीक है, अभी टोटल कितना हुआ अपने पास 25,000, इधर हुआ सिर्फ 20,000, 5,000 का डिफरेंस है। तो जो ये 5,000 का डिफरेंस है वो क्या होएगा, वो तुम्हारा बैंक से जाना जाएगा इन द नेम ऑफ फॉर द टैक्स पेड, दैट इज 5,000। बिकॉज हमारी मेड की एंट्री अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन थी, तो हमारी पेड की एंट्री क्या थी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब कि हमने जो प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पे किया था उसकी एंट्री क्या थी, पैसा गया तो बैंक को क्रेडिट कर दिया, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की जो लायबिलिटी थी वो हमारी रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टैक्स पेड 5,000। तो इस सिचुएशन में ये जो प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू है, ये तुम्हारे टैक्स पेड की वैल्यू है जो 5,000 रुपीज़, ये तुम्हारी यहाँ पे एंड में आके माइनस हो जाएगी। और जो ये तुम्हारी वैल्यू है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L की 15,000 की, जो प्रोविजन बताई हुई है इन्होंने, ये तुम्हारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के टाइम पे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के टाइम पे तुम्हारी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में जो ये वाली अमाउंट है ये ऐड हो जाएगी। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस वाले केस में जब एडजस्टमेंट एंट्री भी दी हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि या तो वो तुम्हें नीचे एडजस्टमेंट में बता देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर वो बोल देंगे कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर तो टैक्स पेड बोला है तो तुम ये वाली अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे और तुम्हें बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी, और अगर तुम्हें ये वाली चीज़ दी हुई है तो तुम्हारे पास बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी। और ये दोनों ही वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वाली हमारी ऐड होएगी PBD, दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में, और ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट है माइनस के टाइम पे बिल्कुल एंड में। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें से और इसमें से एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में इन दोनों में से एक चीज़ दी होगी और दूसरी चीज़ तुम अपने आप से निकाल सकोगे अकाउंट बना के। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया तुम्हारा। तीसरी चीज़ जो तुम ऐड करते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में सरप्लस के केस में, वो है इंटरिम डिविडेंड। अभी इंटरिम डिविडेंड कौन सा होता है, इंटरिम डिविडेंड मतलब इंटरिम मतलब बीच में, मतलब जो डिविडेंड जो है हम एनुअल जनरल मीटिंग से पहले या फिर जो अपनी फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको रिलीज करने से पहले डिक्लेयर कर देते हैं, वो हमारा इंटरिम डिविडेंड होता है। तो इंटरिम डिविडेंड को भी तुम यहाँ पे ऐड करोगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के केस में। इन सब के ना जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी रोल है, वो मैं तुमको इस टाइम पे नहीं बता रही हूँ, सो दैट कि तुम अभी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले क्वेश्चन पे ही फोकस करो। ठीक है, अदरवाइज प्रपोज डिविडेंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, इनका सब फाइनेंशियल एक्टिविटी के केस में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के केस में भी रेलेवेंस या फिर एंट्री आएगी। चौथी चीज़ जो हम ऐड करते हैं वो होती है ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। मतलब कि कोई भी तुमने ट्रांसफ़र वगैरह करनी है, कोई भी जनरल रिजर्व या अदर रिजर्व्स में ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, वो भी हम करेंगे। अभी क्यों करेंगे, इंटरिम डिविडेंड तो इस करके है क्योंकि करंट ईयर में ही हुआ था, करंट ईयर में ही हमने पे कर दिया,
ठीक है। इस करके जो चीज़ हमने पहले माइनस करी थी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, बिफोर टैक्स के टाइम पे उसको हम ऐड बैक करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हम क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज सिर्फ हमने एक रिजर्व से उठा के अपने जो पैसे हैं वो एक जगह से उठा के अपने रिजर्व में डाल दें, पैसा हमारा कहीं गया नहीं है, कोई आउटफ्लो नहीं है। तो जब हमारा कोई आउटफ्लो वगैरह नहीं है, ठीक है, तो इस सिचुएशन के कारण हम इसको अपने रिजर्व्स को ऐड बैक करते हैं। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ हम लेस करते हैं, वो होती है इनकम टैक्स रिफंड, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन में इनकम टैक्स रिफंड ऐड होता है। तो अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो जो चीज़ पहले ऐड हुई थी वो यहाँ पे माइनस होगी, और एंड में जो अपनी वैल्यू आएगी वो आएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर मैं रिकैप्चुलेट करवाऊँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है या फिर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है बैलेंस शीट में, तुम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस जो है वो तुम यहाँ पे लिखोगे। ठीक है। दूसरी बात, इसमें से तुम 4 चीज़ें मेनली ऐड करोगे। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर की, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, कोई भी रिजर्व्स में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो जितना डिफरेंस है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का वो, इनकम टैक्स रिफंड की जो वैल्यू दी होगी वो तुम माइनस करोगे, और एंड में तुम्हारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ये वाली चीज़ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हो चुकी है। वर्किंग नोट हमने जो ये बनाया है ना, ये सारा वर्किंग नोट में जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब वो कहते हैं नेक्स्ट स्टेप है कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करने। अब यहाँ पे आने के लिए हमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कुछ एडिशंस और कुछ डिडक्शंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमने बहुत सी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स करनी है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे जो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और लेस करेंगे जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। अभी इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, फ्लो किसका होना चाहिए, कैश का। दूसरा, एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग। तो मतलब कि जो भी नॉन कैश से रिलेटेड चीज़ें हैं और जो भी नॉन ऑपरेटिंग है चीज़ें या एक्टिविटीज़, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस रीज़न के कारण हम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करते हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यू आए वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए, मतलब कि जो प्रॉफिट जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है वो आए। अब तुम देखो हम किस बेस पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और किस बेस पे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, तुम P&L अकाउंट बनाते हो अपना, यहाँ पे तुम्हारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे तुम्हारा एंड में आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रोवाइडेड के सारी सिचुएशन सही है। यहाँ पे जो भी तुम चीज़ें डालते हो, तुम डेप्रिसिएशन डालते हो, रेंट डालते हो, सैलरीज डालते हो, फलाना ढिमकाना, और यहाँ पे तुम काफ़ी इनकम डालते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं माइनस ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होती हैं। अब तुम देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसमें तुमने काफ़ी ऐसी चीज़ें भी ऐड माइनस कर रखी हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, तुमने काफ़ी ऐसी चीज़ें माइनस कर रखी हैं जो नॉन कैश आइटम्स हैं। अभी जो डेप्रिसिएशन होता है हमारा, वो क्या होता है, वो नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम मतलब डेप्रिसिएशन क्या है, सिंपल एसेट हमारे पास ही है बट उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई। कैश ना हमारा इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, सिर्फ हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो जब कैश का कोई इनफ्लो या आउटफ्लो ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे तो माइनस कर दिया नेट प्रॉफिट में लेके आने के लिए, बट अल्टीमेटली ये तो नॉन कैश है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको माइनस किया था, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड बैक कर दूंगी ताकि मेरे को मेरा ट्रू ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए। नाउ द क्वेश्चन स्टैंड्स कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो ये डेप्रिसिएशन है वो हमने कैलकुलेट कैसे करनी है। ठीक है,
तो इसके लिए भी ना दो सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन होती है जब बैलेंस शीट में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि हमें बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट की तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, साथ में हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। दैट मीन्स हमें फिक्स्ड एसेट के भी करंट ईयर प्रीवियस ईयर दिए होंगे इस केस में, और अगर ये वाला केस है तो दोनों के करंट ईयर प्रीवियस ईयर दिए होंगे। तो हमें अकॉर्डिंगली हमारी डेटा को देख के, इन्फॉर्मेशन को देख के ये डिसाइड करना होगा कि सिर्फ हमने फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना है कि हमने फिक्स्ड एसेट प्लस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों के अकाउंट्स बनाने हैं। तो अगर मैं पहला केस लेती हूँ कि जब हमें बैलेंस शीट में सिर्फ फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मेट ही समझा देती हूँ कि फिक्स्ड एसेट का फॉर्मेट कहता क्या है, फिर मैं तुम्हें एक ब्रीफ सा एग्जांपल दूंगी आइडिया देने के लिए। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट क्या बोलता है कि यहाँ पे तुम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, यहाँ पे तुम बैलेंस कैरिड डाउन लिखोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, एसेट है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, ओपनिंग डेबिट होता है, क्रेडिट ये होता है। इसमें वैल्यू लिख दी, इसमें वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो बैलेंस शीट में तुम्हें फिक्स्ड एसेट के आगे ऐसे करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर की वैल्यू प्रीवियस ईयर की वैल्यू, प्रीवियस ईयर तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और करंट ईयर तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। डन। उसके बाद अगर तुमने कोई एसेट बेची है तो तुम यहाँ पे लिख दोगे बाय बैंक, किसके नाम से, सेल, और उसकी वैल्यू डाल दोगे। क्यों? क्योंकि जब भी तुम कोई एसेट बेचते तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो इस करके अपना ये बैंक अकाउंट इधर आ जाएगा अगर तो हमने सेल करी है। अगर हुई है परचेज, अगर हुई है परचेज तो एंट्री क्या बनती है, फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज पैसा गया एसेट आया, तो परचेज। इन दोनों में से क्वेश्चन की बात कह रही हूँ, क्वेश्चन में एक चीज एग्जिस्ट करेगी, दूसरी चीज हो सकता है तुम्हें खुद निकालनी पड़े डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, ठीक है। अब तुमने कोई चीज खरीदी है, ठीक है, या फिर अगर तुमने कोई चीज सेल करी है या कुछ भी है तो डेप्रिसिएशन तो लगेगी ही, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख दो, जो भी उस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगी हुई है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब तुमने अगर कोई चीज खरीदी है या सेल करी है तो उस पर तुम्हें प्रॉफिट या लॉस भी होगा, इजंट इट। तो अगर तो तुम्हें हो रहा है प्रॉफिट तो तुम्हारा आ जाएगा इधर टू P&L अकाउंट प्रॉफिट, और अगर तुम्हें हो रहा है लॉस तो इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। अभी आइदर प्रॉफिट ही आएगा या लॉस ही आएगा, तो इन दोनों में से एक चीज एग्जिस्ट करेगी। तो ये तो तुम्हारा है सिंपल फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब इस अकाउंट बनाने की रेलेवेंस क्या है, इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल बनाती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगी कि हमने इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या रेलेवेंस है। लेट्स से कि बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का इन्होंने दिया हुआ है 60,000 और प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 40,000, और नीचे इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि डेप्रिसिएशन जो है वो 10 एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि डेप्रिसिएशन जो है वो 10% लगेगी ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब अगर मैंने फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में मैं अपना प्रीवियस ईयर का, दैट मीन्स जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिखूंगी 40,000, क्लोजिंग बैलेंस में नीचे लिखूंगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, इजंट इट। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने प्रोवाइड किया कि डेप्रिसिएशन क्या है, 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओपनिंग बैलेंस कितना था 40,000, इसका 10% कितना हुआ 4,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बाय डेप्रिसिएशन 4,000, इजंट इट। अब देखो इसका टोटल कितना बन रहा है मेरा 64,000, इसका टोटल मेरा कितना बन रहा है 64, इसका बन रहा है 40,000, मतलब कि यहाँ पे 24,000 की अभी कमी है, इजंट इट। तो ये जो 24,000 है ना, ये मेरा बन जाएगा परचेज। अब तुम कहोगे मैंने यहाँ पे लॉस क्यों नहीं लिखा या प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा, सॉरी इस साइड तो प्रॉफिट आता है ना, तो मैंने, अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो ऊपर वाले फॉर्मेट में तो परचेज भी था और प्रॉफिट भी था, आपने परचेज क्यों लिखा प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा। तो सिंपल सी बात है यार, इन्होंने मुझे कोई सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो जब सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस की कैसे बात कर दूँ।
ठीक है, इन्होंने सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस दिए और डेप्रिसिएशन की बात दी है। तो मुझे पता लगा कि भाई अभी कोई चीज़ सेल वगैरह नहीं हुई है, इस करके मैंने इधर परचेज डाल दिया। सपोजिटली अगर यहाँ पे इन्होंने सेल वगैरह की भी इंफॉर्मेशन दी होती तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी बाकी चीज़ें आ जाती। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा फिक्स्ड अकाउंट बन गया। अब जो ये डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट है ना 4000 रुपीज़, ये तुम्हारे जाएगी फॉर्मेट में यहाँ पे डेप्रिसिएशन 4000। ठीक है, ये तो हो गया अब तुम्हारा एक केस, ये वाला कि जब तुम्हें सिर्फ फिक्स्ड एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो। अब तुम्हारा दूसरा केस क्या कहता है कि जब तुम्हें फिक्स्ड एसेट एज वेल एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो, तो सबसे पहले तो फिक्स्ड एसेट का वही फॉर्मेट बनेगा सेम, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे। ठीक है, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन इधर टू बैंक करके और बाय बैंक करके, और परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन इधर टू बैंक करके। अब हम यहाँ पे लिखते थे, पिछले वाले में हमने क्या लिखा था, यहाँ पे पिछले वाले में हमने यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लिखा था, बट जब हमें क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो ना, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे हम बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना फर्क है। उसके अलावा बाय P&L टू P&L, ये प्रॉफिट ये लॉस, सारा फॉर्मेट तुम्हारा सेम जाएगा फिक्स्ड एसेट के केस में। बट इसी के साथ तुम एक और अकाउंट बनाओगे, वो होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के फॉर्मेट कैसा होता है, सिंपल सी बात है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के केस में तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर वाला, और जो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है, वो इधर से स्टार्ट होएगा, जो होता है करंट ईयर वाला। ठीक है, अभी देखो कि यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, बिकॉज फिक्स्ड एसेट के क्रेडिट में डाला है, तो ये एंट्री बनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, है ना। तो मतलब कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा किससे, फिक्स्ड एसेट से। तो जो ये वाली अमाउंट है ना, ये वाली, ये तुम्हारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में यहाँ पे डेबिट में जाएगी, किस नाम से, टू फिक्स्ड एसेट के नाम से। हो गया। अब सिंपल सी बात है, हमेशा इस साइड का बैलेंस ज़्यादा आएगा अगर तुम्हें फिक्स्ड एसेट की यहाँ पे डेप्रिसिएशन दी होगी बाय एक्यूमुलेटेड करके। तो जो बैलेंस यहाँ पे बचेगा, जिसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग फिगर, वो बनेगी तुम्हारी बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से, जो होगी तुम्हारी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये तुम्हारी होएगी बैलेंसिंग फिगर, और यही तुम्हारी एक्चुअल डेप्रिसिएशन होएगी जो तुमने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, ना कि ये वाली डेप्रिसिएशन, अगर तुम्हें फिक्स्ड एसेट प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला केस दिया होगा। अब हो सकता है तुम कंफ्यूज हो थोड़ा सा, इस करके मैं इसका छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल तुम्हें बता रही हूँ, ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए कि हमने किया क्या एक्चुअल में। सपोज करो इन्होंने हमें डेटा दे दिया, फिक्स्ड एसेट की करंट ईयर में इन्होंने वैल्यू दे दी हमें 4 लाख रुपीज़, करंट ईयर की दे दी हमें, करंट ईयर की दे दी 4 लाख और प्रीवियस ईयर की दे दी हमें 3 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की हमें इंफॉर्मेशन दे दी, करंट ईयर की 1,60,000 और प्रीवियस ईयर की 1,20,000। ठीक है, अब नीचे इन्होंने बोल दिया कि ड्यूरिंग द ईयर अ कंप्यूटर कॉस्टिंग, ये फिक्स्ड एसेट कंप्यूटर है, ड्यूरिंग द ईयर अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 80,000 on which depreciation provided 40,000 was sold for 46,000। तो अभी तो तुम पहले इन्फॉर्मेशन ही देखो कि इसमें इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो तुम्हें पता है कि तुमने ये दोनों के अकाउंट्स बनाने हैं, इसका भी बनाना है, इसका भी बनाना है।
यही पहचान होती है फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले केस में कि तुम्हें दोनों अकाउंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो अभी हमने इसको सॉल्व कैसे करना है और कैसे हमने इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेके आना है। सिंपल से आता है, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएंगे हम। हाँ, पहले अकाउंट बनाने से पहले मैं तुम्हें इसका मीनिंग समझा दूँ। ड्यूरिंग द ईयर अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 80,000, मतलब कि जो ये हमें फिक्स्ड एसेट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें से एक कंप्यूटर होगा कोई, ठीक है ना। अभी इसमें से एक कंप्यूटर होगा जिसकी जो कॉस्ट है वो 80,000 रही होगी और उस पर 40,000 पे डेप्रिसिएशन लगी है और उसके बाद उसको सेल किया गया है 46,000 पे। बट हमारे पास इन्फॉर्मेशन 4 लाख ही है, मतलब कि ये 80,000 सिर्फ एक पार्ट है इस अमाउंट का। ये टोटल कंप्यूटर को नहीं बेचा हमने, सिर्फ पार्ट को बेचा है। मतलब कि अगर 10 कंप्यूटर हैं, लेट्स से 80,000 है, 80,000 के 5 कंप्यूटर्स हैं, तो हमने सिर्फ एक कंप्यूटर बेचा है, ठीक है। तो इसी रीज़न के कारण हमें ये फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि जो ये वाली डेप्रिसिएशन, अब तुम कहोगे ये यहाँ पे भी तो डेप्रिसिएशन दी हुई है, हम ये भी तो ऐड कर सकते हैं। हम ये नहीं ऐड कर सकते, क्यों? क्योंकि जो ये वाली डेप्रिसिएशन है ना, ये सिर्फ इसकी है, इस 80,000 वाले कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन है। बट हमें तो ओवरऑल जो कंप्यूटर है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है बैलेंस शीट में, सारे कंप्यूटर की हमें डेप्रिसिएशन चाहिए मिला के, हमें सिर्फ एक की नहीं चाहिए। इस करके हम फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। तो वो ही बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारा, 3 लाख प्रीवियस ईयर का। क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारा, 4 लाख। अब देखो, ड्यूरिंग द ईयर अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 46,000। तो मुझे इतना पता है कि मेरा कंप्यूटर कितने में बिका है, 46,000 में। बट अगर तुम वर्किंग नोट्स में आओ तो उन्होंने क्या बोला, कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी थी, 80,000, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 40,000। मतलब कि आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, सिर्फ 40,000। अभी ये 40,000 वाला कंप्यूटर मैंने कितने में बेचा, 46,000 पे। तो जो ये डिफरेंस है कितना, 6,000 का, ये मेरा क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ ना। 80,000 की कंप्यूटर था उसकी कॉस्ट, उस पर 40,000 डेप्रिसिएशन लग गए, उसकी एक्चुअल वैल्यू रह गई 40,000। अभी ये 40,000 की चीज़ मैंने मार्केट में 46,000 में बेची है, तो जो डिफरेंस है 6,000 का, मेरे को 6,000 ज़्यादा मिले, तो ये क्या है, मेरा प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट है तो ये भी तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ना, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ये होता है, सॉरी ये तो लॉस का होता है, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट कितना है हमारा, 6,000। दूसरी बात, इन्होंने डेप्रिसिएशन भी बोली हुई है हमें, इन्होंने बाय डेप्रिसिएशन, या अब जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का केस होता है तो हमने साथ में एक्यूमुलेटेड भी यूज़ करना होता है। तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन्होंने डेप्रिसिएशन कितनी बोली हुई है हमें, 40,000। तो ये 40,000 भी हम यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैं कंप्यूटर का अकाउंट बना रही हूँ। तो मैंने अपना ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, मैंने अपना क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, मैंने सेल लिख दी, ठीक है, मैंने डेप्रिसिएशन लिख दी और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया। अब मैं देखती हूँ टोटल करके कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे है 4,86,000, बट यहाँ पे तो कितना बन रहा है, सिर्फ यहाँ पे तो सिर्फ 3,06,000 बन रहा है। दैट मीन्स अभी भी 1,80,000 का यहाँ पे कोई और चीज़ आनी चाहिए, और वो क्या आनी चाहिए, वो क्या बन जाएगी हमारी, वो बन जाएगी टू बैंक के नाम से परचेज। मतलब कि हमने 1,80,000 का कंप्यूटर परचेज किया होगा। तो हमें पता लग गया कि जो ये 1,80,000 है, ठीक है, ये हमारा हमने परचेज किया है। तो अपनी टोटल आ गई 4,86,000, ये हमारा बैलेंस टैली हो गया। उसके बाद हमने फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बना लिया। इसके बाद हमारा कौन सा अकाउंट बनता है, इसके बाद हमारा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट में मैंने क्या बोला था, सिंपल है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का 1,20,000, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। करंट ईयर का दिया हुआ है 1,60,000, मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर यहाँ पे मैंने बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना डाला हुआ है, 40,000,
फिक्स्ड एसेट अकाउंट में, तो एंट्री क्या बनी हुई है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किस नाम से, टू फिक्स्ड एसेट या फिर टू कंप्यूटर कह लो, कितने रुपीज़ से, 40,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टोटल बन गया, 2 लाख, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ 1,20,000 है। दैट मीन्स यहाँ पे 80,000 की चीज़ और ऐड होगी। तो ये 80,000 की चीज़ क्या है, ये है मेरी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर। अब ये वाली डेप्रीसिएशन कौन सी है, 80,000। ये वाली डेप्रीसिएशन है ओवरऑल डेप्रीसिएशन, मतलब कि जितना भी मैंने टोटल कंप्यूटर परचेज किया है, ठीक है ना, मेरे पास है, उस सब की डेप्रीसिएशन। और जो ये फिक्स्ड अकाउंट में डेप्रीसिएशन बताई हुई है, ये सिर्फ उस चीज़ की डेप्रीसिएशन है जो तुमने बेचा है, उस कंप्यूटर की डेप्रीसिएशन है जो तुमने बेचा है। ठीक है, अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डेप्रीसिएशन तुम कौन सी लिखोगे, अगर तो अकेले फिक्स्ड एसेट वाला केस है तो जो डेप्रीसिएशन दी हुई है वो, अगर तो फिक्स्ड एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाला केस है तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी तुम्हारी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में, जो ये वाला तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, तुम वो लिखोगे। ठीक है, डेप्रीसिएशन डन। दूसरी चीज़, यहाँ पे इन्होंने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, इसका रीज़न मैं बाद में समझाऊंगी। एंट्री देख लो कि क्या है। अभी मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, अगर तो अभी जैसे ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में ये वाली चीज़ प्रॉफिट थी 6,000 रुपीज़, अगर तो प्रॉफिट है तो वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, अगर तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो वो हो जाएगा प्लस। ठीक है, सिंपल सी बात है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं तुम्हें रिकैप्चुलेट करवाऊँ, हम या तो फिक्स्ड एसेट बनाएंगे या फिक्स्ड एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। इन दोनों की रेलेवेंस क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, कि हमें इन दोनों अकाउंट से, इस अकाउंट से या इन दोनों अकाउंट से 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वो है डेप्रिसिएशन की, जो हम ऐड करते हैं PBT में, ठीक है, PBT कैलकुलेट करने के बाद, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो हम ऐड करते हैं, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो हम माइनस करते हैं इसमें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इस रीज़न के कारण हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, हमें इन तीनों की इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब जो इन चीज़ों, ये जो मैंने चीज़ें करवाई हैं ना, फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें जैसे परचेज है, सेल है, इन सब की रेलेवेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी है, बट ये वाली चीज़ मैं तुम्हें तब करवाऊंगी ताकि तुम अभी कंफ्यूज ना हो और अभी सिर्फ तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे फोकस करो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, अगेन ये नॉन कैश आइटम है हमारी, ठीक है, बिकॉज इसमें कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, ये सिर्फ वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है या फिर जैसे भी है। तीसरी बात, गुडविल, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, रिटर्न ऑफ, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, तो अगर फिक्स्ड एसेट्स के केस में हम डेप्रिसिएशन को नॉन कैश आइटम मानते हैं, तो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, जो ये इंटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन है, तो ये भी तो नॉन कैश आइटम हुआ, इस करके हम इसको भी ऐड बैक करेंगे। फिर आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो जो भी इंटरेस्ट पे किया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अभी देखो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, हमने अपना कोई एसेट बेच दिया, मेरा काम एसेट बेचने का तो है नहीं, मेरा काम तो कोई और है। तो ये जहाँ जो ये मेरे को लॉस हुआ है, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एंड हेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इस करके हम इसको ऐड बैक कर रहे हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना। मेरे को जो इंटरेस्ट मैंने पे किया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, और मैंने अपने P&L में भी माइनस किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब कि जो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट के केस में तो करना चाहिए था, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के केस में कोई रेलेवेंस नहीं है ना, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम सिर्फ ऑपरेटिंग चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें यहाँ पे माइनस करी थी, तो मेरे को अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के लिए इसको ऐड बैक करना पड़ेगा,
तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैंने ऐड बैक कर दी। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अभी इसका जो रीज़न है वो बिल्कुल सेम रीज़न है जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का था, क्योंकि ये हम चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करते हैं, ठीक है, और हमने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए इसको ऐड बैक करना पड़ेगा ताकि चीज़ें नलिफाई हो सके। दैट इज़ द रीज़न वाई हम इसको ऐड करेंगे। अब हमारे पास ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी कैसे? अगेन इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी होगी जिसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी रिगार्डिंग सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी उस सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके डेटा को डाल के अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका भी फॉर्मेट एसेट के जैसा ही है, फिक्स्ड एसेट के जैसा सिंपल है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे जो कि होगा प्रीवियस ईयर की वैल्यू। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, हम लिखेंगे करंट ईयर की वैल्यू यहाँ पे। अगर तो हमने इन्वेस्टमेंट कोई सेल करी है तो बाय बैंक आ जाएगा यहाँ पे सेल। अगर हमने परचेज करी है तो ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर, जो बैलेंसिंग फिगर होगी चाहे इधर वाली साइड चाहे इधर वाली साइड, अगर तो इस वाली साइड है तो 2 P&L अकाउंट, ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। और अगर इस वाली साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो 2 P&L अकाउंट लॉस, ठीक है। और जो ये लॉस वाली अमाउंट है, ठीक है, ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो ये वाली अमाउंट है, अगर प्रॉफिट आता है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो अगर तो ये वाली अमाउंट है तो मैंने बता दिया ये ऐड होगा। और अगर ये वाली अमाउंट है दैट मीन्स अगर प्रॉफिट आया इन्वेस्टमेंट पे तो हम लेस में करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी इसको हम माइनस क्यों करते हैं वो मैं जब लेस वाली चीज़ें बताऊंगी ना वो मैं तब समझाऊंगी, बट इतना देख लो कि जो भी प्रॉफिट और जो भी इनकम्स होती हैं वो हम लेस करते हैं। तो अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। उसके बाद है लेस हमने क्या करनी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे इंटरेस्ट है, कमीशन है, काफ़ी चीज़ें हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब इनको ऐड करके मेरे पास नेट प्रॉफिट तो आ गया, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने इसको क्यों माइनस किया? मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी माइनस करने की, मेरे को तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो इस रीज़न के कारण जो इनकम्स मैंने यहाँ पे प्लस करी थी वो मैं यहाँ पे इसको माइनस करूँगी ताकि जो सिचुएशन है वो नलिफाई हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कोई भी इंटरेस्ट इनकम है, कोई भी डिविडेंड इनकम है जो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, कोई भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है जो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड करी थी और उसको नलिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे माइनस करूँगी, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने ऐड कर दी नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और लेस कर दी हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ही हमारा यही होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस ऑपरेटिंग प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। यही चीज़ हमने यहाँ पे फॉलो करी है ताकि हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ सके। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ गए, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप कौन सा था? हमारा थर्ड स्टेप था कि हमने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करना है। अभी हम ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ऐड करेंगे और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। क्यों? डिक्रीज इन करंट एसेट्स मतलब कि सपोज करो मैंने कुछ भी बेचा तो एंट्री क्या हुई, एसेट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट,
ठीक है, जब मैंने एसेट बेचा तो एसेट रिड्यूस हुआ और बैंक इंक्रीज हुआ, कैश का फ्लो हुआ ना, कैश का फ्लो हुआ ना। अभी कैश का फ्लो इंक्रीज हुआ बिकॉज पैसे अपने पास आए जब हमारे पास एसेट चला गया। इस करके हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब है हमारा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो हम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को क्यों ऐड कर रहे हैं? सिंपल सी बात है यार, तुमने गुड्स जो है वो किस पे परचेज कर लिए? क्रेडिट पे परचेज कर लिए, ठीक है। अब तुमने क्रेडिट पे परचेज किया, दैट मीन्स तुमने अपना कैश तो प्रिजर्व कर लिया ना, तुम्हें अपना कैश तो नहीं लगाना पड़ा, तो तुम्हारा कैश जो है वो बच गया, वो प्रिजर्व हो गया। अब तुम्हारा वो कैश प्रिजर्व हो गया तो चाहे तुम्हारी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी बट तुम्हारा कैश प्रिजर्व हो गया, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज एडेड इन इट। वैसे ही लेस के केस में अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो, मतलब कि तुमने कोई मशीनरी खरीद ली, तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पैसा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पैसा चला गया, देयर इज आउटफ्लो। इस रीजन के करके हम लेस करेंगे। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तुमने क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए, ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब पैसा चला गया, पैसा चला गया, दैट मीन्स देयर इज आउटफ्लो। तो इस रीजन के करके भी वो लेस होएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इन्होंने तभी लिखा है क्योंकि इसमें हमने अभी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं की थी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसके बाद जो इस वैल्यू में से ये दोनों चीज़ों को, इसको ऐड करके और इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब अपने पास पैसा आया है जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे? हम इनकम टैक्स पेड लेस करेंगे, वही जो मैंने प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन के केस में तुम्हें सारा डिटेल में समझाया था कि यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी। और ऐड करेंगे इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड क्यों करेंगे? बिकॉज इसमें कैश का इनफ्लो हो रहा है ना, तो उस इनफ्लो के कारण हम इसको ऐड बैक करेंगे। नेट, इसके बाद अब इस वैल्यू में से तुम ये वाली माइनस करोगे और रिफंड वाली ऐड करोगे। इसके बाद जो तुम्हारी जो ये वैल्यू आएगी ये बनेगी तुम्हारी नेट कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर तो फ्रॉम है दैट मीन्स ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। यूज्ड कब लिखोगे? जब ये वाली वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना भूल गई, मैंने तुम्हें प्रपोज डिविडेंड बोला था प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। मैंने बोला था कि तुम प्रीवियस ईयर का ऐड करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन के टाइम, ये तो बिल्कुल सही है। करंट ईयर मैंने बोला था कि तुम इग्नोर करोगे, ये भी बिल्कुल सही है। बट तुमने क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड के बारे में नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखोगे कि जो ये प्रपोज्ड डिविडेंड है ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि ये अभी लायबिलिटी हुई नहीं है बट ये हो सकती है, ठीक है। तो तुम नोट्स टू अकाउंट्स में नीचे जाके बताओगे कि प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर इज कंसिडर्ड एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। दूसरी बात मैं तुम्हें यहाँ पे ये भी बताना भूल गई कि तुम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैंने तुम्हें बोला था करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे, बट क्यों करोगे? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ P&L अकाउंट करंट ईयर प्रीवियस ईयर है 50,000, करंट ईयर है 1,50,000। तो हम इसको माइनस क्यों करते हैं इन दोनों को 1 लाख पे लेके आने के लिए? वो इस करके क्योंकि जो ये करंट ईयर है ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो तुम इस चीज़ को अपना ओरिजिनल, मतलब कि जो एक्चुअल में सरप्लस इंक्रीज हुआ है जो कि एक्चुअल में 1 लाख है, तुमने वो ही कंसिडर करना है। दैट इज द रीजन वाई तुम यहाँ पे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की अमाउंट्स को माइनस करोगे ताकि तुम एक्चुअल सरप्लस पे आ सको, ठीक है। एक ये वाला डाउट मैं बताना भूल गई थी। उसके अलावा और भी 1-2 चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका रोल फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के टाइम पे मैं समझाऊंगी इम्पैक्ट का। अदरवाइज दिस वाज ऑल अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर मैं तुम्हें रिकैप्सुलेट करवाऊं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें फ्लो ऑफ कैश हम देखते हैं। दूसरी बात,
ये इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हमारे ऑपरेशन से, जो हमारी बिजनेस डीलिंग से, जो हमारी नॉर्मल वर्किंग पे कंसिडर करी जाती हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट बनाने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और इसका परफॉर्मा ये है, ठीक है। ऐड करेंगे 4 चीज़ें, माइनस करेंगे 1 चीज़ और एंड में आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको एडजस्ट करेंगे। ऐड करेंगे हम जितने भी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं और लेस करेंगे जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। सबके मैंने तुम्हें रीज़न ऑलरेडी बता दिए। इन सबको कर कराने के बाद तुम्हारे पास दूसरी अमाउंट आ जाएगी, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है तो इसमें वर्किंग कैपिटल मतलब कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग चेंजेस लाने के लिए तुम ऐड और लेस करोगे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के इंक्रीज और डिक्रीज जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब तुम इनको ऐड लेस कर दोगे तब तुम्हारे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ है वो। अब एंड में तुम क्या करोगे, सिंपल तुमने टैक्स पे करना था, तुमने टैक्स पे की अमाउंट माइनस करोगे और जो भी तुम्हें इनकम टैक्स से रिफंड आया वो तुम ऐड करोगे। लास्ट में तुम्हारे पास लास्ट स्टेप आ जाएगा अपना जो है नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो तुम्हारा फाइनल आंसर होएगा। So this was all about cash flow from operating activities. I hope I was able to clear out your doubts. फॉर्मेट एक बारी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का दोबारा देख लो। ये है सिचुएशन ए का, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ये है सिचुएशन बी का फॉर्मेट जहाँ पे बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दोनों में दी होती है। और प्रपोज डिविडेंड का मैंने तुम्हें बता ही दिया था यहाँ पे। इधर प्रीवियस ईयर वाली अमाउंट हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते हैं और करंट ईयर की इग्नोर करते हैं और साथ में नोट्स अकाउंट्स में ऐड करते हैं, सॉरी मतलब कि लिखते हैं या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में मेन हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। लास्ट बट नॉट बी लीस्ट, इफ़ यू वांट मी कि मैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करूं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि तुम्हें ज़रूरत है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। लाइक यू वांट मी टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई वुड ब्रिंग अनदर वीडियो। इससे अगली वीडियो फिर मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जगह पे एक बार तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता दूंगी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नीड है एक एक्सप्लेनेशन की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू लाइक दिस वीडियो, please hit the like button as well as comment down your opinions, your views, your suggestions regarding the video. Also share it with your friends and help them grow. Lastly and most importantly, don't forget to hit the subscribe button so that because it is the ultimate motivation for me to keep creating videos for you all. Also the second thing is you will be notified if you have subscribed me कि मैंने कोई नई वीडियो डाली है कि नहीं डाली। तो that was it. Thank you so much. Have a good day. Happy learning.